टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र की। देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। सिस्टम को पहले हम देख लेते हैं। सिस्टम मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बहुत सारे मिलकर के आपके आर्गन बनाएंगे। जब बहुत से आर्गन मिलके एक फंक्शन की परफॉर्मिंग करने लगते हैं तो उसे हम आर्गन सिस्टम कह देते हैं। तो उसी आर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अर्थात पाचन तंत्र। मतलब भोजन को पचाने के लिए हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो मदद करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, पाचन तंत्र। अब इसको हम देख लेते हैं कि पाचन क्या होता है। देखिए, जो कुछ भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होना जरूरी है। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक हमारे ब्लड वेसल्स में वो चीजें पहुंचेंगी नहीं। तो हम कह सकते हैं पाचन क्या है। पाचन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जो कुछ भी हम कॉम्प्लेक्स रूप में खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गए। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होना भी जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाली चीजें दाल वगैरह खाई, तो सीधे सीधे आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगी। इनको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होना होगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे होंगे, दो तरह से, थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड। मैकेनिकल का मतलब एक तरह से यांत्रिक रूप से। अब हम एचएबी पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे मैकेनिकली। जैसे आपका टीथ है, टीथ 4 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कोई काम होता है किसी का काटने का, किसी को चबाने का। एकदम हम कह सकते हैं कि टीथ पूरी तरह से हमारे जो फूड मटेरियल होंगे इनको कई खंडों में, कई पार्ट में ब्रेक डाउन कर देंगे। एक तरह से उसकी लुप्ति बनाने का काम करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होगा कि अभी तो मैकेनिकली में दांत हो गया, स्टमक हो गया, ये सब ब्रेक डाउन कर दिए। केमिकल में अब कुछ ऐसे केमिकल सेक्रेट होंगे जो अब इनके बीच के जो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा। अर्थात जो अभी तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसको केमिकली रूप से ब्रेक डाउन करने का काम आपका केमिकल्स करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम डाइजेशन में फूड को समझ लेते हैं। अगर आप इस स्टेप को समझ गए तो निश्चित रूप से डाइजेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फूड अर्थात भोजन, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं पीते हैं वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अच्छा, भोजन की बात की जाए तो सबसे आपको पता है कि कई तरह की चीजें हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, ये तमाम सारी चीजें हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक तरह से ऊर्जा प्रदान करने वाला ये सब्सटेंस है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बोहाइड्रेट की चीजें आपने खाया तो वो डायरेक्ट सीधे सीधे तो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो नहीं जाएगा, उसका अवशोषण होगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको तोड़ना होगा केमिकली रूप से। तो अब जैसे मान लीजिए कि पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड सबसे पहले जान लीजिए आप, सैकेराइड क्या है। सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। शर्करा अर्थात चीनी, जो मीठा लगता है वही शर्करा है। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारी, कई। जैसे पॉलीटेक्निक है, बहुत सारी तकनीक जब एक साथ मिल जाती है तो उसे हम पॉलीटेक्निक बोलते हैं। सेम उसी तरह से आप इसको समझो पॉलीसैकेराइड, मतलब कि बहुत सारे जो सैकेराइड्स हैं, बहुत सारे शर्करा है, हम कह सकते हैं ग्लूकोज के बहुत से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्च खाया, अब स्टार्च तो सीधे सीधे आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होगा नहीं। स्टार्च को कहीं ना कहीं मान लीजिए ग्लूकोज की लंबी चेन है, स्टार्च है, ये ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में टूटा जिसे हम माल्टोज कह दिए। अब माल्टोज भी सीधे सीधे आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसको फर्दर फिर से टूटना होगा। जब ये आगे दोबारा से टूटेगा तो ये टूट जाएगा हमारे ग्लूकोज में, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में, मतलब एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज। तो अब ये हो गया क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, आपका स्टार्च का। अब ये आपके बॉडी में ग्लूकोज इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वही डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट होना। किस तरह से कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकली रूप से दांत ने पीस करके उसको छोटा कर दिया, बारीक कर दिया, सॉफ्ट बना दिया। और दूसरा केमिकली रूप से ये ब्रेक डाउन हुआ, स्टार्च बदला किसमें, माल्टोज में, माल्टोज बदला किसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज के अणुओं में। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा है, आप देखिए डाइसैकेराइड में सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। चीनी मीठी होती है, आपको पता है कि आपने चीनी खाया, लेकिन वो चीनी भी फर्दर टूटेगी तभी आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होगी, सीधे सीधे वो एनर्जी देने का काम नहीं करेगी। तो ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज अगर हमारा टूटेगा तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसलिए वो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड में।
तीसरा है आपका लैक्टोज। लैक्टोज क्या है कि मिल्क में पाई जाने वाली एक तरह से शर्करा है, दूध में पाई जाने वाली एक तरह से शर्करा है, जिसकी वजह से दूध थोड़ा सा मीठा भी लगता है। तो ये अभी लैक्टोज सीधे सीधे आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसको भी टूटना होगा। तो लैक्टोज हमारा टूटेगा किसमें, गैलेक्टोज में टूटेगा और दूसरा ग्लूकोज में टूटेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इतना जो पार्ट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, एक हमारे जो फूड है कार्बोहाइड्रेट का। तो यही चीजें आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के लिए, नई नई सेल्स को बनाने के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि बॉडी ग्रोथ कराना है, हेल्थ बनाना है तो प्रोटीनियस चीजें वाली खाइए, तो वही है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड्स के चेन से मिलकर बने होते हैं। तो सीधे सीधे प्रोटीन तो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगी नहीं। प्रोटीन सबसे पहले आपका पेप्टोन्स में टूटेगा, पेप्टोन्स जब फर्दर सब डिवाइडेड होगा तब आपकी ये जो छोटे छोटे एमिनो एसिड की चेन है ये भी ब्रेक हो जाएगी। ये अमीनो एसिड अलग हो जाएगा, ये अमीनो एसिड ऐसे ऐसे, ये सब अमीनो एसिड अलग हो जाएगा। अब यही अमीनो एसिड हमारा बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे ये कोई पूछे कि अमीनो एसिड्स क्या है, तो आपको बताना होगा कि प्रोटीन की जो लास्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अमीनो एसिड ही होती है। बिना अमीनो एसिड में प्रोटीन कन्वर्ट हुए हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी या अवशोषित नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं लिपिड्स। लिपिड्स मींस क्या होता है, वसा। जैसे मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, हम कह सकते हैं कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड आपके लगे होंगे तो इसे हम ट्राइग्लिसराइड कह देते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड मान लीजिए कि सीधे सीधे तो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं, इसको भी इसी तरह से कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला मान लीजिए कि एक फैटी एसिड हमारा टूट गया, इस ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड निकल गया, तो 2 फैटी एसिड बचा जिसे हम कह देंगे क्या, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड भी हमारे बॉडी में अभी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको भी फर्दर टूटना होगा। तो एक फैटी एसिड और हम निकाल देते हैं, ये फैटी एसिड हमने निकाल दिया। अब हमारा एक फैटी एसिड बच रहा है। देखिए सबसे पहले एक फैटी एसिड सबसे निचले को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, अब तभी भी एक फैटी एसिड इसमें लगा हुआ है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक साथ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो एक बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अब थर्ड टाइम में क्या होगा कि ये भी टूट जाएगा। अब ग्लिसरॉल अलग हो गया, फैटी एसिड अलग हो गया। तो इस तरह से ये हमारा जो लिपिड है या ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये अभी तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो सीधा अब्जॉर्ब होगा नहीं, टूटना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें ग्लिसरॉल अलग हो गया, फैटी एसिड अलग हो गया, तब हमारा बॉडी में जाके ये चीजें एब्जॉर्ब होंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा फूड होता है कैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और किस तरह से उसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र में कि कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले देखिए, एक हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें आपको याद करना है, सबसे पहले आपको एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है ग्लैंड्स। यही 2 सारी चीजें जो हमारे भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्ग ट्यूब का मतलब कि जैसे कोई नली होती है, ये मार्कर को एग्जांपल के बेस पे कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी फिलिंग हुई है इसको हम कैनाल कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आउटर कवरिंग है, बीच में जो कुछ भी स्पेस है इसकी, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल। तो सेम उसी तरह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके माउथ से स्टार्टिंग से लेकर के आपके एनस तक का जो भी पार्ट है, एनस मतलब ये लास्ट का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो सबसे पहले आपका माउथ आ जाएगा। माउथ में आपको पता है कि आपका टंग भी प्रेजेंट है, टीथ भी प्रेजेंट है। टीथ कितने टाइप का है, 4 प्रकार का, इसको आगे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, सब बस आपको इतना ही जान लेना है। फेरिंग्स क्या है, आप देखिए ये यहाँ पे फेरिंग्स है। फेरिंग्स को मैंने बताया था कि आपका नेजल रूट का ओपनिंग और माउथ का ओपनिंग का जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है वो आपका फेरिंग्स होता है। यहाँ तक तो आपका फूड भी एक साथ आएगा और विंड भी या एयर हवा भी एक साथ आएगी। उसके बाद क्या है, ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस को बताने से पहले यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे फेरिंग्स तक तो एक कॉमन रूट होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, वॉल्व समझो, कपाट समझो, जो कि ये काम केवल करेगा कि जो फूड होगा, फूड को आपके ऑइसोफेगस में अर्थात
भोजन वाली नली में भेजने का काम करेगा। केवल और केवल जो एयर होगा, गैसेस होंगी, वो आपका ट्रैकिया में पास करने का काम आपका कौन करेगा? एपिग्लाइटिस। यहीं पे आपका ऐसे समझ लो कि एपिग्लाइटिस प्रेजेंट होता है, जो कहीं ना कहीं आपके फूड मटेरियल को फूड पाइप में अर्थात ओइसोफेगस में भेजने का काम करेगा, और जो विंड होगी, हवा होगी, उसको ट्रैकिया में भेजने का काम करेगा। उसके बाद क्या होगा? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एक तरह का आप ट्यूब समझिए, जिसकी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की होती है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारा फूड है, मटेरियल है, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ उसे मूव करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये स्टमक। देखिए, स्टमक मीन्स क्या होता है? आमाशय। आमाशय में हम कह सकते हैं अमाशय। स्टमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय। देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको ये ऐसा मार्किंग टाइप का दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर क्या है? एक तरह से आप समझो कि वॉल्व समझ लो, जिससे क्या होगा कि फूड जब आपका स्टमक में आ जाएगा तो इसको वापस जाने से रोकने का काम आपका ये इंस्फिंक्टर करता है। और एक लास्ट में भी ये होगा आपका कहीं ना कहीं इंस्फिंक्टर, जो अब इस स्टमक वाले फूड को डायरेक्ट आपके इस इंटेस्टाइन में नहीं भेजने का काम करेगा, अर्थात उसको रोकने का काम करेगा। रोकने का काम क्यों करेगा? क्योंकि 2 से 3 घंटे तक या 3 से 4 घंटे तक आपका स्टमक में फूड होना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहां से सेल निकलेगा और तभी आपका जो फूड होगा वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइजेस्ट हो पाएगा या वेरीफाइड में कन्वर्ट हो पाएगा, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फूड मटेरियल होगा पूरी तरह से गलने के स्टेज में आ जाएगा, जिससे कि वो एब्जॉर्ब, न्यूट्रिशन उससे एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ही आपका अब ये फूड उसके आगे बढ़ा, देखिए ये आप शेप देख रहे हैं, अब यहाँ से आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, किसके कितने पार्ट होते हैं, किसका क्या काम होता है। अभी ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए कि यहाँ से इस इंस्फिंक्टर के बाद का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम इंटेस्टाइन बोलेंगे। इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। यहीं पे 2 तरह की ओपनिंग हो रही है। पहला तो आप देखिए, ये लीवर है। लीवर से एक आपका कुछ ऐसे देख रहे होंगे कि ग्लैंड सी आई हुई है, जो यहाँ पे हमारा बाइल जूस का सेक्रेशन होगा। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ही हमारा बाइल जूस का स्टोरेज होता है, और जैसे जरूरत पड़ती है ये हमारा बाइल जूस निकल के हमारी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आ जाता है। ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज का एक तरह से पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से सेक्रेशन होगा, जो भी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे किन चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होता है कि जो फूड मटेरियल होते हैं वो एब्जॉर्ब करना ही इनका फंक्शन होता है। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या जो भी न्यूट्रिशन की चीजें हैं, वो आपके ब्लड वेसल्स में इन्हीं इंटेस्टाइन के जरिए एब्जॉर्ब होती हैं। फिर ये इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कुछ ऐसे चीजें, जैसे मान लीजिए वाटर हो गया या कुछ और चीजें हो गई, जो आपके बॉडी में अभी पूर्णतः या कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं, तो उस केस में ये जो आप बड़ी आंत देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से मेनली आपका वाटर का कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ तरीके से लुब्रिकेशन का भी सेक्रेशन होता है। लुब्रिकेशन का मतलब आप ऐसा समझिए, कोई ऐसी चीज जो चिकनाहट प्रदान करे। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टूल होता है, फीकल मटेरियल होता है, उसको आउट करने के लिए इस लुब्रिकेंट की भी आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से शुरू होता है? आपका माउथ से शुरू होकर के एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही फूड आपका यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, फिर एक रेक्टम होता है। रेक्टम एक तरह का बैग समझिए, जिसमें आपका जो फीकल मटेरियल अर्थात वेस्ट मटेरियल होगा, वो स्टूल भी उसे हम कह सकते हैं, वो उसमें स्टोर हो जाएगा, और हमारे एनएस के थ्रू वो हम कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या क्या आ रहा है? माउथ आ रहा है, फेरिंक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनएस, ये सारी चीजें आ रही हैं। इन्हीं का डिटेल में हम आगे फंक्शनिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, माउथ को। तो देखिए, माउथ में अगर बात करें तो सबसे पहला आपका टीथ प्रेजेंट है। टीथ क्या करता है? एक तरह से जो भी आपका फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो टीथ भी आपका 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर।
इंसीजर का मतलब हम कह सकते हैं कि वो कृंतक काटने के लिए, जैसे बिस्किट वगैरह खाते हैं, आप सलाद खाते हैं तो सबसे पहले काट के ही खाते हैं, तो कुछ आगे के ये जो चार हैं टीथ, मैंने ग्रीन कलर से इनको शो किया हुआ है, इसको बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद देखिए कि साइड साइड में, अपर जॉ में, लोअर जॉ में, मतलब ऊपरी हिस्से में दांत के और नीचे के हिस्से में कुछ नुकीले दांत आपको दिखाई देंगे, लेफ्ट राइट, नीचे के साइड में, ऊपर भी लेफ्ट राइट, ऊपर के साइड में। तो देखिए ये इसको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन का काम होता है कि किसी भी चीज को, फूड मटेरियल को या सब्सटेंस को चीरने फाड़ने का काम करता है। स्पेशली एनिमल्स में देखा गया कि जो साइड के दांत होते हैं कैनाइन, अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने, चीरने फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके कैनाइन। प्रीमोलर का मतलब होता है अग्र चबाना। जैसे कोई भी फूड मटेरियल हो गया, अब उसको चबाना है, उसको और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल टीथ होगा वो होगा प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद लास्ट का पार्ट होता है कि मोलर। मोलर को हिंदी में कहते हैं कि पश्च चबाणक। पश्च चबाणक का मतलब कि दांत का सबसे पीछे के जो दांत होंगे, ये फूड मटेरियल को एकदम फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। टीथ में एक फॉर्मूला ज्यादातर देखा जाता है कि 21-23 अपान 21-23, मतलब 2123 अपान 2123 का। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लोअर जॉ बना दिया गया है, निचला जबड़ा मैंने बनाया है। दांत 32 होते हैं मालूम है, 16 ऊपर 16 नीचे। तो सबसे पहले हमने नीचे के जबड़े में 16 दांत को कैसे एडजस्ट करना है। ये सबसे पहले ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे 4 है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इंसीजर। इंसीजर का मतलब क्या होता है, कृंतक, काटना। नेक्स्ट अगल बगल देख रहे होंगे लेफ्ट और राइट साइड में एक नुकीला स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इसे हम कैनाइन बोल देते हैं। उसके बाद देखिए 2 इधर लेफ्ट 2 राइट होते हैं आपके मोलर, सॉरी प्रीमोलर, जिसको आप बोलते हैं कि अग्र चबाना। ये भी चबाने का काम करेंगे, फूड मटेरियल को फाइन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड में आपका मोलर आएगा, जिसे हम पश्च चबाणक कहते हैं। इनका काम ये होता है कि फूड को एकदम वेरी फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम कर देंगे। तो इस तरह से हम देखिए यहां से अगर हम इसको कट कर दें, कट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 1 2 3। देखिए हम कट करके दिखाते हैं। ये इसको आप बीच से ऐसे कट कर दीजिए, ये आपने कट कर दिया। अब इसकी संख्या कितनी आ गई, 2, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। तो हम कह दिए कि 2123 अपान 2123 का जो फार्मूला होता है वो टीथ में अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउथ में ही जो आपका प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होता है कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंड्स से सलाइवा का सेक्रेशन होता है। देखिए पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है, सब मैंडिबुलर होता है। इनसे क्या होता है कि सलाइवा का सेक्रेशन होता है। अब सलाइवा क्या होता है आप जान लीजिए, एक तरह का फ्लूइड का सेक्रेशन होगा, जिससे क्या होगा कि फूड मटेरियल जो आपका सॉफ्ट बन जाएगा। अगर हम सलाइवा की बात करें तो उसमें वाटर होता है ज्यादातर अमाउंट में, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपका जो फूड मटेरियल होगा वो उसका लुब्धी बन जाता है। अगर एंजाइम में बात करें तो उसमें एंजाइम होता है सबसे पहले आपका, जिसे हम कह सकते हैं टाइलिन कहते हैं, एमाइलेज भी कहते हैं। ये क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट का जो होगा उसका एक तरह से ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, लेकिन कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ओनली हम कह सकते हैं कि 30% ब्रेक डाउन आपका कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो जाता है। किसके कारण, आपका टाइलिन या एमाइलेज के कारण। और दूसरा आपका बैक्टीरियोसाइडल का सेक्रेशन होता है फ्लूइड का, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका एक तरह से बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे आपके फूड में, वो भी किल करने का काम आपका इसी सलाइवा से ही कुछ हो जाता है। नेक्स्ट आपके माउथ में ही प्रेजेंट होता है क्या, टंग। टंग मींस एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीभ। जीभ का फंक्शन आपको पता है कि स्वाद को डिटेक्ट करने के लिए, स्वाद का पता लगाने के लिए टंग रिस्पॉन्सिबल होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि टंग स्केलेटन मसल्स है कि स्मूथ मसल्स है। देखिए स्केलेटन मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल पे काम करती है, हमारे विल पावर पे काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगी। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां हो गई, हाथ पैर हो गए, ये सब इनकी मसल्स क्या होंगी, स्केलेटन मसल्स। सेम उसी तरह से जो हमारा टंग होगा ये भी स्केलेटन मसल्स होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें तो कहीं कोई बोन नहीं प्रेजेंट है, तो देखिए व्हाइट बोन एक होती है, जो हम कह सकते हैं कि जो टंग होती है उसका एक बेस होता है।
बेस प्रोवाइड करने का काम, वो जो आपका व्हाइट बोन होती है वो टंग को बेस प्रोवाइड करने का काम कर सकता है, और इससे हम अपने विल पावर मतलब हमारी इच्छा के अनुसार भी हमारा मूवमेंट, टंग का मूवमेंट हो सकता है। तो इस बेस में हम कह सकते हैं कि टंग जो है, जीभ क्या है, एक तरह से स्केलेटन मसल्स है। उसके बाद ये इसी टंग पे ही टेस्ट बड हमारा प्रेजेंट होता है, और टेस्ट बड के कारण ही हमारा ये टेस्ट जो भी होता है वो हम, चलिए हम बात करते हैं अब माउथ का पार्ट हमने क्लियर कर लिया था, टीथ के बारे में किस तरह का सलाइवा का सेक्रेशन हो रहा है उसके बारे में बात कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या, एक तरह से मैंने बताया कि कॉमन प्लेटफॉर्म है नेजल रूट का भी, और आपके माउथ का ओपनिंग जहां पे आके मिलता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट फेरिंग के बाद ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को बोलते हैं क्या, ग्रास नली। ग्रास नली, इसको हम फूड पाइप भी कह देते हैं। फूड पाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होगा हमारा केवल भोजन ही आएगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि फूड की पाइप कह देंगे। इसे इंग्लिश में ओइसोफेगस कहते हैं। ओइसोफेगस का एक जो मेन प्रॉपर्टी होता है, इसकी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकना या सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब फैलना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका फूड धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत छोटा बनाया हुआ है, फिर भी हो सकता है क्लियर हो, कि जैसे ये है क्या, ओइसोफेगस है, एक तरह से फूड की पाइप है। ये प्रॉपर्टी इसकी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा। तो फूड क्या होगा कि अचानक से नहीं गिरेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, फूड धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अगर ऐसा प्रॉपर्टी ना हो तो आप सोचे कि यदि कोई भोजन आपने इंटेक किया, खाना को खाया, तो वो डायरेक्ट जाके स्टमक पे सीधे ग्रेविटी के कारण गिरेगा। यदि बाई द वे आप कभी उल्टा लेटे हैं, या एक तरह से लेटे ही हैं, या आप कभी पोजीशन कुछ आपका हेड का और है, तो उस केस में तो फिर फूड आपका इनसाइड जाएगा ही नहीं, यदि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो। और दूसरी बात ये होगी कि यदि आप कभी स्टमक, मान लीजिए कि कुछ चीजें हैं स्टमक से आपके, वो आउट होने के भी चांसेस होंगे, तो हम कह सकते हैं पूरी तरह से जो ओइसोफेगस होगा, इसकी जो मसल्स होगी वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, और हमारा जो फूड मटेरियल होगा वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। उसके बाद क्या है, इंस्फिंक्टर। ये देखिए यहाँ पे ये वाले पार्ट जो है, इसको बोलते हैं क्या, इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर एक तरह का आप वाल्व समझो, एक तरह से समझो कि जैसे कोई भी फूड मटेरियल होता है वो बाहर ना निकल जाए, एक तरह से उसकी क्लोजिंग करने का काम करता है, बंद करने का, उस मार्ग को बंद करने का काम कौन करेगा, आपका ये इंस्फिंक्टर कहलाएगा। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली, या इसको हम फूड पाइप भी कह देते हैं, भोजन वाली नली। इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जिससे हमारा भोजन धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, नीचे अमाशय की ओर आएगा। और क्या होगा, इंस्फिंक्टर यहाँ पे भी एक प्रेजेंट होगा कि जो भी भोजन अमाशय में आ चुका है वापस ना जाए, और यहाँ एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे अमाशय में जो भोजन अभी आ चुका है वो सीधे इंटेस्टाइन में ना चला जाए, कुछ 2.5 से 3 घंटे तक या 3.5 घंटे तक कम से कम हमारे स्टमक में रहना जरूरी। अब हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक को हिंदी में अमाशय बोलते हैं। फूड जैसे ही आपका ओइसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में आया, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगा, इंस्फिंक्टर को पार करके इस कार्डियक वाले पार्ट में पहुंचेगा। कार्डियक के बाद आगे का पार्ट उसका फंडस होता है, देन बॉडी का पार्ट होता है, और लास्ट में आपका पायरोलिक होता है। देखिए यहाँ पे अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल्स का भी सिक्रेशन होगा जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपका HCl निकलेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है कि ये लगभग 1.5 to 2 pH का बना देगा, लगभग 1.5 से 2 pH कर देगा, जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही एसिडिक मीडियम इसको मिला, यहाँ पे जो हमारा पेप्सिन है, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा या रिलीज होने लगेगा ड्यू टू द एसिडिक मीडियम। पेप्सिन कन्वर्ट होगा हमारे पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स ही आगे चल के जो हमारी प्रोटीन की चीजें हैं वो एक तरह से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की भी चीजें थोड़ी सी ब्रेक डाउन होती हैं, ये एक स्टेप पे ब्रेक डाउन होता है, किसमें, हमारे स्टमक में। लास्ट होता है रेनिन। रेनिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिल्क है, दूध को बचाने के लिए रेनिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे चाइल्डहुड होता है, एक तरह से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसकी सेक्रेशन होती है, क्योंकि उनका मेन सोर्स है न्यूट्रिशन का, वो मिल्क ही है। अगर मिल्क ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं चाइल्डहुड के, स्पेशली बात की जाए तो 1 से 5 वर्ष के बच्चे,
उनमें रेनिन का सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, जिससे कि वो मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, हम कह सकते हैं कि बड़े एज के लोग में इसका सिक्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, और स्पेशली ओल्ड एज के पर्सन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए ओल्ड एज के पर्सन को। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। देखिए छोटी आंत हमारी यहीं से स्टार्ट हो जा रही है, जो आपका स्टमक वाला पार्ट है, अमाशय का पार्ट है, उसके बाद से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे स्टार्ट होके नीचे की ओर आ रही है। यदि हम कभी कभी को लोग पूछ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबाई ज्यादा होती है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है, तो आप कह सकेंगे कि जो लंबाई की बात की जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। इस बेस पे हम इसको कह देते हैं जिसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, इलियम और जिर्नम। इन्हीं तीनों पार्ट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आपका, ये देखिए डियोडेनम सी टाइप का जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे 2 चीजों का सेक्रेशन हो रहा है। पहली चीज लीवर। लीवर क्या काम करता है? बाइल जूस बनाने का काम करता है। बाइल जूस बंद हो गया, अब स्टोर करने का काम आपका कौन करेगा? ये गॉल ब्लैडर करेगा। गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा, जैसे ही फूड मटेरियल इनसाइड आएगा बाइल जूस सिक्रेशन होगा। बाइल जूस का फंक्शन ये होता है कि बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में तोड़ने का काम करेगा। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी कुछ रचना है। इससे क्या होगा कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा, जो आपके फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे अब ये इंटेस्टाइन में फूड गया, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन का भी पाचन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जो भी सारी चीजों का पाचन इसमें होता होगा। साथ ही साथ इसके नीचे इसी इंटेस्टाइन में माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके जो न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, उनको अवशोषित करने का काम करते हैं। तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब फूड आगे बढ़ेगा, आपका हम कह सकते हैं कि 90 to 95% पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है हमारे फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी रिमेनिंग कुछ चीजें होती है, जैसे आपका वाटर हो गया, कुछ लुब्रिकेशन का सिक्रेशन हो गया, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए बड़ी आंत कहते हैं हिंदी में। एक भी 3 पार्ट होते हैं, तो सीकम, कॉलम और रेक्टम। देखिए सीकम क्या है? सीकम के पार्ट में ही आपका अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स एक तरह का हम कह सकते हैं कि ऑसिसियम है, ज्यादा इसका कोई विशेष रोल नहीं है। ये सीकम का पार्ट हो गया डाउनवर्ड की तरफ, देखिए। और ये जो ऊपर की ओर चल रहा है इसको हम बोलते हैं कॉलोन। कॉलोन क्या कहते हैं कि ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे असेंडिंग कॉलोन। फिर ये इधर को जो मूव किया हुआ है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलोन, और फिर जो नीचे की ओर आई हुई है इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलोन। तो अगर 3 नाम आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधे सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या जानेंगे? सीकम, ये डाउनवर्ड की तरफ जो भाग है इसमें हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ज्यादा कोई विशेष रोल नहीं है, इसको हम बोलते हैं सीकम। कॉलम, ये जो आपका अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट हुआ है इसको बोलेंगे कॉलोन। और रेक्टम, रेक्टम क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका वेस्ट मटेरियल पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है वो एक थैली में हमारा क्या होगा? स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद वो एनएस के थ्रू वो बाहर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? माउथ से हमारा कहीं ना कहीं फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा है, और इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आया, स्टमक से कुछ सेक्रेशंस हुई, फिर लीवर से और पैनक्रियाज से कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से हमारा जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो गया, एक तरह से अब्जॉर्ब हो गया। न्यूट्रिशन यहीं से हमारा ब्लड की वेसल्स में पहुंच जाएगा। रिमेनिंग कुछ चीजें होती हैं जैसे वाटर वगैरह का अब्जॉर्प्शन, अवशोषण होना होता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम का काम क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया है उसको एक थैली में स्टोर कर लेना, और साथ ही साथ ये एनएस वाले रूट से उसको स्टूल को आउट कर दिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आउट कर दिया जाता है।